गुड मॉर्निंग। आवाज़ और पिक्चर सबको दिखाई पड़ रहा है। कल शाम की क्लास में बहुत देर तक आवाज़ नहीं जा पाया था साउंड, और हम पढ़ाने में रह गए थे, ध्यान नहीं दे पाए थे। अभी आप देख लीजिए, कोशिश करेंगे कि हम बीच बीच में चेक करते रहें। कल ऐसा हुआ शाम के क्लास में कि जो है चैट पे भी, उस पे भी ध्यान नहीं दे पाए, जबकि बहुत से स्टूडेंट लिख रहे थे कि साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन बैटरी जो है कल डिस्चार्ज हो गया था। देखिए अभी आवाज़ और चित्र पिक्चर सबको दिखाई पड़ रहा है। ए से जवाब दीजिए। हम्म, चलिए सभी को दिखाई पड़ रहा है सब, और आवाज़ भी जा रही है। अब आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हुए आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होगा, और ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए भाई, तो क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन अभी पूछेंगे, और ये क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा। तो यहाँ पे सभी को बताना है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऊर्जा घनत्व का क्या मात्रक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मात्रक होता है। जवाब देना है तेजी से। ऊर्जा घनत्व का क्या मात्रक है। ऊर्जा घनत्व का क्या मात्रक है, तेजी से जवाब दीजिए। रोहित कुमार, जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब। मोनालिसा। सौरभ कुमार का भी है। और देखिए भाई, तो यहाँ पर गौर करना है हम लोगों को इस जगह कि ये जो कोमल कुमारी का केवल जूल है, और सोनम कुमारी का केजी पर मीटर क्यूब है। केजी पर मीटर क्यूब तो नहीं ही होगा। जूल पर मीटर क्यूब बिल्कुल सही जवाब है। तो जूल पर मीटर क्यूब जो भी स्टूडेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है यू ई इक्वल टू वर्क बाय वॉल्यूम होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 2 में है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान है, तेजी से बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान होगा। प्रशांत कुमार सी, रोहित कुमार सी, नीतीश कुमार सी। चलिए बहुत बढ़िया जवाब है, और इसका मान सी के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है, और ये सी के बराबर होगा। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, और हम आप सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप कभी कॉपी देख करके जवाब नहीं देंगे, और अगर आता है तो जवाब देना है, नहीं आता है तो समझना है क्यों नहीं आया, क्यों नहीं याद हुआ, इसको भी समझना है, लेकिन कॉपी देख के जवाब मत देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा वेव। गामा वेव इज
डिस्कवर्ड, गामा वेव इज डिस्कवर्ड बाय, गामा वेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, गामा वेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, बताना है तेजी से। गामा वेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, गामा वेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तेजी से बताना है। सोनू राज, आपका भी नाम लेते हैं, नाम इतना तेज निकलता है कि बहुत का नाम जिसका ध्यान सामने पड़ा उसका ले लेते हैं, बहुत तेज नाम निकल जाता है। सोनू राज, डोंट वरी, अगर आप अच्छा जवाब दे रहे हैं आपको धन्यवाद। चलिए, प्रशांत शाह, हर्षल तो जवाब नहीं होगा। उत्सव कुमार, बैक्वेरेल एंड क्यूरी सही जवाब है। बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल पूरा नाम है, और मैडम क्यूरी, यानी बैक्वेरेल एंड क्यूरी भी कह सकते हैं। तो बैक्वेरेल एंड क्यूरी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका बैक्वेरेल एंड क्यूरी। तो बैक्वेरेल एंड क्यूरी जो है ये सही जवाब है। लेकिन अगर इसमें दोनों में अलग अलग ऑप्शन हो जाए तो फिर वहाँ पर जवाब बैक्वेरेल देना होगा। अगर दोनों में अलग अलग ऑप्शन आ जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको जवाब तब वहाँ केवल बैक्वेरेल देना होगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है नंबर 4 में है। नंबर 4 में है, बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जीरो होता है डाइपोल के कारण। कब होता है, कौन से कंडीशन में होता है, बताना है कि विद्युत विभव का मान डाइपोल के कारण शून्य कब होता है। विद्युत विभव का मान द्विध्रुव के कारण शून्य कब होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत विभव का मान शून्य कब होता है ये आपको बताना है, तेज से जवाब देना है। विद्युत विभव का मान शून्य कब होगा। रीतिका कुमारी 90 डिग्री, अंकित राज नॉर्मल बाइसेक्टर, सिंटू कुमार 90। चलिए, सौरभ कुमार 90, काजल कुमारी भी दिए हैं सही जवाब नॉर्मल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नॉर्मल बाइसेक्टर पर जब होता है तो पोटेंशियल का मान जीरो होता है, सही जवाब है। चलिए, ये सब लग रहा है कि आप पढ़े हैं और पढ़ करके पढ़ा हुआ है, इसीलिए सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि कॉपी देख देख करके ये जवाब तुरंत देना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नॉर्मल में ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल का मान जीरो होता है, जबकि ये एक डाइपोल है। तो नॉर्मल बाइसेक्टर जब होता है डाइपोल का, उस समय पोटेंशियल का मान जीरो होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का पूछने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। और ये भी बता देते हैं कि 75 क्वेश्चन का एक दिन हम टेस्ट लेने वाले हैं, और तेजी से टेस्ट चलेगा। 75 क्वेश्चन होगा, उसमें वो सारा क्वेश्चन होगा जो बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कुछ आया हुआ भी होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आने की बहुत संभावना होगी। तो 75 क्वेश्चन का हम जल्दी ही टेस्ट लेंगे, और उसमें लगभग 1 घंटा मात्र समय रहेगा। तो देखिए, तेजी से जवाब उस दिन देना है, अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में है। 4 तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है। चार्ज का आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है, जवाब देना है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए जवाब दीजिए। श्वेता कुमारी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट लेंगे, 75 क्वेश्चन रहेगा,
बोर्ड मॉडल का। सौरभ कुमार क्या बता रहे हैं? टेस्ला चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट टेस्ला होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? टेस्ला। सबका गलती हुआ, सभी का गलती हुआ। चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इसका मतलब है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल गए हैं। एब कूलम। चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एब कूलम। 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब कूलम। देखिए भाई, चार्ज का आप जवाब बहुत से स्टूडेंट टेस्ला दे रहे हैं। टेस्ला जो भी जवाब दिए हैं सबका गलती हुआ। इसका जवाब एब कूलम होगा। और एब कूलम चार्ज का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है और इसका 1 कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। तो ये इसका सही जवाब है। और आज ये 5 क्वेश्चन हमने पूछा है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दिए। और इससे क्या होगा कि आपकी सिंसेरिटी जो है क्वेश्चन को पढ़ने का और क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस पर हमेशा बना रहेगा। तो याद रखना है 75 क्वेश्चन का जो है सेट 1 घंटे में होगा और वो आपको तैयारी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी लेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए, ऑप्टिक्स में आज हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, पिछले क्लास में कल बताए थे प्लान मिरर के बाद हम लोग पढ़े थे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सारा चीज़ पढ़े, कनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़े, कनकेव मिरर का यूज पढ़े, उसके बाद कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े, उसके बाद कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, उसके बाद उसका यूज पढ़े। उसके बाद अब आगे हम लोगों ने पढ़ा चिन्ह परिपाटी का नियम, जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम लागू हुआ था उसके बारे में कल पढ़ा। अब आज हम लोग को पढ़ना है मिरर का एक 2 महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। मिरर में, स्फेरिकल मिरर में 2 ही महत्वपूर्ण फार्मूला है कि फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है और दूसरा मिरर का सूत्र क्या होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों फार्मूला को आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे है प्रूफ F इक्वल टू R/2। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature। देखिए भाई, ये इसका हिंदी है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है ये सभी को पता ही है, क्लास 10 में भी आप पढ़े हैं। लेकिन क्लास 10 में जिस मेथड से पढ़े हैं वो मेथड क्या था, अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये मेथड क्या है। अब मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। आपने देखा है कि एक ही क्लास में पढ़ते हुए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट डिवीज़न पास करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड कर जाते हैं, कुछ थर्ड कर जाते हैं, कुछ पास भी नहीं कर पाते हैं। उसी में से कोई एक स्टूडेंट होता है जो टॉप कर जाते हैं। कारण उसका अपना पढ़ने का तरीका होता है, उसने कैसे नोट्स तैयार किया, उसने किस तरह से मेहनत किया, वो उसका अपना प्रोसेस होता है। तो इस तरह से अगर F इक्वल टू R/2 जो मेथड आप क्लास 10 में पढ़े हैं, अब यहाँ पर जो मेथड बताने जा रहे हैं उस मेथड को समझना है। वो तो पता ही है कैसे 10 में पढ़े थे, याद ही होगा, लेकिन अब यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं 12 में, इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद जो बढ़िया मेथड होगा उसको यूज करते रहना है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, इस जगह हम लोग चल रहे हैं एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए भाई,
यहाँ पर ये है फिगर। हम लोग ये एक मिरर ले रहे हैं, ये एक मिरर है, इसको हम थोड़ा सा लाइन को डार्क कर रहे हैं। देखिए ये एक मिरर है और इस मिरर का जो बैक पोर्शन है इसको पॉलिश किए हैं। इसका जो बैक पोर्शन है इसको पॉलिश किए हैं और इसको हम रेड कलर से पॉलिश किए हैं और ये इस तरह से इसको पॉलिश किए हैं। ये एक कनकेव मिरर है। अब इस कनकेव मिरर में गौर करना है, यहाँ पर हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि कनकेव मिरर में एक ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसका ये पोल होगा, यहाँ पर इसका अपना एक फोकस होगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से इतनी सी जो डिस्टेंस होगी ये इसका फोकल लेंथ कहलाता है और ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये सब बात पढ़े हैं, लेकिन अब एफ और आर में क्या रिलेशन है ये बात समझना है। एफ और आर में क्या रिलेशन है ये बात समझना है। अब ध्यान देना है इस फिगर पर, इस फिगर पर ध्यान देना है। देखिए अब इसमें हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, अब मेन बात ये है इसमें कैसे रिलेशन निकालेंगे। अब ये बात ये इम्पॉर्टेंट है। हाउ कैन बी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए यहाँ से हम लोग एक मिरर फिर से बना लिए, तो अगर आप तेजी से बनाएंगे तो देरी नहीं लगेगा बनाने में, दोनों फिगर फटाफट बनते जाएगा। यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि एफ और आर में क्या रिलेशन है, ये हमें लाना है। अब यहाँ पे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसका निकलेगा कैसे। अगर हम कनकेव मिरर में जैसे निकालेंगे उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी निकलेगा, प्रोसेस उसी तरह का होगा। तो यहाँ पर अब ये ध्यान देना है कि ये जो कनकेव मिरर है यहाँ से हम लोग ये लाइन खींच लिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। अब यहाँ पर इस जगह एक लाइट जो है आया, कहाँ से आया, इन्फिनिटी से। ये लाइट आया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाइट आया और यहाँ से ये कटेगा कहाँ से, ये कटेगा इसके सीधा यहाँ पर फोकस पर, ये फोकस पे चला गया। अब यहाँ से जो नॉर्मल गुजरेगा वो नॉर्मल होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मस्ट बी इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। इस पॉइंट को हम लोग ए मान लिए और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को एफ मान लिए। अब ध्यान ये देना है, यहाँ पर इस जगह हम लोगों को ये ध्यान देना है। देखिए गौर कीजिए, इस जगह इतना सा जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ है और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये भी पोल तक का ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। अब आगे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर हम इस लाइन और इस लाइन को देखें, ये लाइन यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ज्योमेट्री के आधार पर कह सकते हैं इट इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये आई प्लस आर है तो ये एंगल भी आई प्लस आर होगा, है ना। ये एंगल भी क्या होगा, ये पूरा एंगल आई प्लस आर है तो यहाँ क्या होगा, आई प्लस आर। अब आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है, यहाँ से इस जगह से एक नॉर्मल यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर नॉर्मल परपेंडिकुलर खींचते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसको उसी कलर से लिख दे रहे हैं, येलो कलर से आपको साफ दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया, इस जगह एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। ये ए पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और इस पॉइंट से क्या मान लिया, इस पर एम। यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर पी सी। ए एम परपेंडिकुलर किस पर है, पी सी पर है। अब देखिए भाई, फिगर हम लोगों का तैयार है, फिगर हम लोगों का अब तैयार है, फिगर में अब कुछ नहीं करना है, फिगर तैयार है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों को इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होगा, यही हम लोगों को अब निकालना है। देखिए इस कंडीशन में अब ये समझना है कि एफ और आर में क्या रिलेशन होगा, ये निकालना है। इसके लिए हम लोग ये फिगर बना लिए। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखना है, ए सी एम।
ACM इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ACM एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ACM, तो यहाँ ले लेंगे इन ट्रायंगल ACM में। ACM ट्रायंगल को गौर से देखिए। ACM ट्रायंगल के लिए ACM, इसके लिए एंगल I बन रहा है। ये इसका बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या लगेगा, 10। तो यहाँ पे लगेगा 10I। तो यहाँ पे हो जाएगा 10I। 10I का मान कितना हो जाएगा, 10I का मान हो जाएगा AM और बाय हो जाएगा MC यानी कि CM। तो ये हो जाएगा AM और ये हो जाएगा CM, यही होगा। अब बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि क्लास 11 से बहुत बार आपने यूज किया होगा कि स्मॉल एंगल का कंसेप्ट। स्मॉल एंगल का कंसेप्ट फिजिक्स में, खास करके ऑप्टिक्स में बहुत जगह आता है। स्मॉल एंगल का कंसेप्ट बहुत जगह आता है। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 0 का मान 0 होता है, इसलिए tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan I को I लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग tan I को लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू I। स्मॉल एंगल के लिए tan I को I लिख सकते हैं क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ से तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा AM और बाय हो जाएगा CM। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर tan I लगाकर I का मान कितना हो गया, AM बाय CM। ये इधर इस ट्रायंगल में निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, गौर कीजिए। यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है, अब ध्यान देने की जरूरत है। ये अभी हम लोग लिए थे ACM में लिए थे, इस ट्रायंगल में लिए थे। अब ले रहे हैं AFM में, AFM में ले रहे हैं, AFM। AFM ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AFM। देखिए भाई AFM ट्रायंगल में देखिए, AFM ट्रायंगल में इस एंगल के लिए I प्लस R के लिए ये बेस हो रहा है और ये परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10I प्लस R, यहाँ पर हो जाएगा 10I प्लस R। 10I प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 10I प्लस R का मान हो जाएगा यहाँ पर AM बाय FM। ये हो जाएगा AM और बाय हो जाएगा FM, है ना। इसका मान हो जाएगा AM बाय FM। तो 10I प्लस R जब लेंगे तो ये परपेंडिकुलर AM और ये हो गया FM, P बाय P। तो यहाँ पर AM बाय FM। अब इसको क्या करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल का कंसेप्ट लगाते हैं। फॉर स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल एंगल का कंसेप्ट जब लगाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10I प्लस R जो है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसका, I प्लस R का। तो I प्लस 10I प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा, I प्लस R का। ऐसे कंडीशन में हम लोग तब लिख सकते हैं I प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM और बाय हो जाएगा FM। AM बाय क्या हो जाएगा, FM। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री लगाए ACM ट्रायंगल में, ACM ट्रायंगल में ज्योमेट्री लगाए और यहाँ पर FM ट्रायंगल में ज्योमेट्री लगाए, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए सभी का यहाँ तक क्लियर है, आवाज जा रही है सबको। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब यहाँ पर गौर कीजिए। अब यहाँ से समीकरण नंबर 2 से हम लोग आगे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आगे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, I प्लस R इक्वल टू है AM और बाय क्या है FM। I प्लस R इक्वल टू क्या है, AM बाय FM। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है जी, आई और आर क्या होता है, इक्वल, पढ़ाई हुआ है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई और आर जब इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो हम लोग अगर यहाँ आर के स्थान पर आई रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, आर के स्थान पर अगर आई रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आर के स्थान पर आई रख दे रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा आई प्लस आर के स्थान पे क्या रख रहे हैं, आई, तो ये हो गया आई प्लस आई, और ये हो जाएगा ए एम और बाय हो जाएगा एफ एम। इसको लिख सकते हैं आई प्लस आई कितना हो गया, 2i, और ये क्या हो गया ए एम और बाय क्या हो गया एफ एम, ए एम बाय क्या हो गया एफ एम। अब ये 2i इक्वल टू हो गया ए एम बाय एफ एम। अब ध्यान देना है यहाँ पे इक्वेशन 1 से i का मान क्या है, ए एम बाय सी एम। इक्वेशन 1 से i का मान क्या है, ए एम बाय सी एम। तो i का मान इक्वेशन 1 से रख रहे हैं ए एम बाय सी एम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर 2i का मान कितना हो गया, ए एम और बाय क्या हो गया सी एम, इक्वल टू क्या हो गया ए एम और बाय क्या हो गया एफ एम। ए एम बाय हो गया सी एम और ए एम बाय क्या हो गया एफ एम। अब ध्यान ये देना है हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ए एम क्या होगा, कैंसिल, ए एम क्या होगा, कैंसिल होगा। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस जगह अब जो मान आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2 बाय सी एम इक्वल टू 1 बाय एफ एम, यही है ना। 2 बाय सी एम इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 बाय एफ एम। तो 2 बाय सी एम इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाय एफ एम आ गया। अब इस कंडीशन से ये समझना है कि 2 बाय सी एम का मान जब 1 बाय एफ एम हो गया। अब चलते हैं जरा फिगर पर चलते हैं, गौर कीजिए फिगर पर हम लोग आ रहे हैं। फिगर आइए, फिगर देखिए, फिगर पर आ रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये क्योंकि बहुत छोटे एपरेचर पर इसको निकाला जाता है, स्मॉल एपरेचर पर निकाला जाता है। जब स्मॉल एपरेचर पर इसको निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं कि ए पॉइंट पी के बहुत करीब है। ए पॉइंट जब पी के बहुत करीब होगा फॉर स्मॉल एपरेचर, तो ऐसे कंडीशन में एम कहाँ आ जाएगा, पी पर। तो यहाँ पर फॉर स्मॉल एपरेचर एम कहाँ पहुंच जाएगा, पी पर। तो जो एम एफ है वो क्या हो जाएगा, पी एफ, और जो एम सी है या सी एम है वो क्या हो जाएगा, पी सी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग तब लिखेंगे फॉर स्मॉल एपरेचर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर स्मॉल एपरेचर, देखिए फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर के स्मॉल एपर्चर के लिए, ये जो सी एम है वो क्या हो जाएगा, सी पी, और जो ये जो एफ एम है ये क्या हो जाएगा, एफ पी। तो यहाँ पर सी एम स्मॉल एपर्चर के क्या हो जाएगा, सी पी, और एफ एम क्या हो जाएगा, एफ पी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी जगह अब हो ही जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये 2 और यहाँ से आ रहे हैं इस जगह से 2 बाय ये सी एम के स्थान पे क्या हो गया, सी पी, इक्वल टू 1 बाय एफ एम के स्थान पे क्या हो गया, एफ पी, हुआ ना। तो 2 बाय हो गया सी पी और ये क्या हो गया, 1 बाय एफ पी। अब सी पी है क्या और एफ पी है क्या, इसको फिगर से देखते हैं, तो फिगर से देखना है सी पी क्या है। तो सी पी जो है ये क्या है, आर है, और एफ पी जो है क्या है, एफ है। तो सी पी आर है और ये क्या है, एफ है। साइन कन्वेंशन रूल से प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव होती है, कल बताए थे। तो यहाँ पर ये माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस एफ हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि अब जो इसका मान है ये हो जाएगा, इसका मान जो है अब ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा 2 बाय सी पी के स्थान पे क्या हो गया, माइनस आर, और यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, 1 बाय माइनस एफ। इसको उल्टा देते हैं तो और ये हो गया r बाय 2 इक्वल टू हो गया f। यही तो इसका प्रूफ है। तो कह सकते हैं यहाँ पर
कि एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। इसका मतलब फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। चलिए इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को है, कंफ्यूजन है, बोलना है? ये क्लास 12 चल रहा है मिथिलेश कुमार। चलो और किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलना है? CP इक्वल टू 2FP, यस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? यस, कृष्ण मुरारी फॉर स्मॉल एंगल कंसेप्ट रिपीट। देखिए स्मॉल एंगल का कंसेप्ट यहां से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए भाई, स्मॉल एंगल कंसेप्ट, स्मॉल एंगल कंसेप्ट, स्मॉल एंगल कंसेप्ट। देखिए ये साइन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 0 नहीं होता है, यानी कि कॉस 0 का मान 1 होता है। यही पता है ना सबको? यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 1। तो स्मॉल एंगल का कंसेप्ट कृष्ण मुरारी मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं। चलिए बता देते हैं, आप सबको भी फायदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान 0 है, टेन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 0 है। तो साइन थीटा अगर होगा उस तो तब थीटा कह सकते हैं ना, टेन थीटा होगा तो थीटा कह सकते हैं ना, 0 साइन 0 का 0, इसलिए साइन थीटा का थीटा। तो यहाँ पर फॉर स्मॉल एंगल के लिए तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देन, ये हो गया देन, ये हो गया सिंस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये टेन थीटा इक्वल टू थीटा, बट कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो यही है इसका कंसेप्ट। तो स्मॉल एंगल का कंसेप्ट यही है, और अब आप सभी समझ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन? स्मॉल एंगल का कंसेप्ट समझा दिए सोनू राज, आप भी देख लीजिए। स्मॉल एंगल का कंसेप्ट आपको बहुत जगह काम देगा फिजिक्स में। कोमल कुमारी थैंक यू। चलिए थैंक यू, थैंक यू, आप सब को फॉलो कर लिए हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अब हम लोग का अगला पॉइंट है मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। थैंक यू। निगेटिव, श्रेया राज कल चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ाए थे और उसमें बताए थे कि प्रकाश के विपरीत दिशा में ली गई दूरी निगेटिव होती है, और अभी आपने देखा कि पोल से बाएं तरफ की दूरी क्या होगी, तब निगेटिव होगी, इसलिए निगेटिव लिए हैं। रॉकी गुप्ता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन क्लास चलेगा जल्दी ही, चिंता नहीं करना है उसके लिए, तो क्वेश्चन के बारे में बोल दिए हैं। इवनिंग में सरफेस टेंशन चल रहा है, पृष्ठ तनाव, जिसको समय है 5 बजे लाइव क्लास कर सकते हैं। इवनिंग में पृष्ठ तनाव पर आ रहे हैं, बहुत आगे काम देगा, नहीं तो आगे पछताना पड़ सकता है, क्योंकि समय तो निकल जाएगा तब तक। चलिए थैंक यू। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम लोग न्यू पॉइंट पर चलते हैं। इस प्रकार से एक बार हम इसको यहाँ से ऊपर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहे हैं, ताकि आप सब इसको ठीक से समझ जाएं, एक बार रिवाइज कर लें। F इक्वल टू r/2, यहाँ पर ये है प्रूफ F इक्वल टू r/2। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको कैपिटल R के रूप में भी लिख सकते हैं, स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर कैपिटल R लिए हैं, इसलिए यहाँ कैपिटल R कर दिए। अब आगे देखिए, यहाँ से लाइट जो इन्फिनिटी से आया ये फोकस पे कटा, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, फिगर बना लिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद tan i का मान निकाल लिए, फिर tan i प्लस r का मान निकाल लिए, स्मॉल एंगल का कंसेप्ट यूज किए, फिर i प्लस r, i जो है r के इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ पर i प्लस i 2i हो गया, और फिर i का मान इक्वेशन 1 से रख दिए, और फिर इसको सॉल्व किए। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर स्मॉल एपरेचर का कंसेप्ट यूज किए, और उसके बाद प्रूव हो गया r इक्वल टू r/2 इक्वल टू f इक्वल टू r/2। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू r/2।
अब जैसे सहूलियत हो वैसे लिख सकते हैं। अब आगे है अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट, मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला अगला पॉइंट है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्पण, दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं। देखो भाई, जो स्टूडेंट अभी लाइव क्लास नहीं कर पाता है, बाद में वीडियो खोजता है, उस सब के लिए बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। देखिए गौर कीजिए, मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। मिरर इक्वेशन दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र एक ही चीज है। अब ये क्या है इसके बारे में समझना है, गौर कीजिए। द रिलेशन, the relation among the object distance, object distance u, image distance, image distance v and focal length and focal length f of the spherical mirror, of the spherical mirror is called mirror equation, is called mirror equation। इसका अब हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी जो है सुन करके ध्यान से लिख लेना है जैसे क्लास में लिखते थे। गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु का दूरी u, प्रतिबिंब का दूरी v और फोकस दूरी f, और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को, के बीच के संबंध को दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहा जाता है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहा जाता है। देखिए भाई, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहा जाता है। आज जो मौसम है बहुत ठंडा है, वर्षा बहुत जगह हो रही है और एक चक्रवात उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ से उठा है। बहुत जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ये बात भी मानते हैं, बट क्लास तो समय पे होना ही है। जिस प्रकार खाना पीना जरूरी है उस प्रकार पढ़ना भी प्रतिदिन जरूरी है। और अगर एक भी दिन क्लास छूटता है तो परेशानी है, क्योंकि डेफिनेशन ही है द कंसेक्यूटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो देखिए, इसलिए क्लास तो ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो गौर करना है, यहाँ पर हम लोगों को अब पढ़ना है दर्पण सूत्र क्या है। देखिए, दर्पण सूत्र हम लोग किसे कहते हैं, इसके लिए अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं। और ये फिगर जो हम लोग अब बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, और ये फिर रहा फिगर। यहाँ पर इसको पॉलिश कर रहे हैं। मिरर बनाने के लिए आपको पता है सबों को किसको पॉलिश करना पड़ता है, और तब ये मिरर बन गया। अब ये मिरर हम लोग के सामने है, इट इज़ द कनकेव मिरर। जिस तरह हम लोग कनकेव मिरर में सब मान निकालते हैं उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर गौर करना है, ये इट इज़ द कनकेव मिरर। नाउ वी वांट टू प्रूव
the formula 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f, and it is known as mirror equation. U is the object distance, v is the image distance and f is focal length of the mirror. तो यहाँ पर गौर करना है हम लोगों को। यहाँ सबसे पहला काम फिगर बनाते समय मिरर बनाने के बाद खींचना चाहिए क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए बेसिक थ्योरी में और ये जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे बताए थे ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है याद है किसी को? ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, जवाब दे दें। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? चलो जी बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? आपस में गपशप ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जवाब दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? यह देखिए तो क्या जवाब दिए, मस्का यादव 3 और शिवनंदन 3। चलिए प्रेम सिंह 3, अंकिता कुमारी 3, 3 3 3 3 3 3। यस 3 टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। 3 टाइप का कौन कौन ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनफिनाइट ऑब्जेक्ट और साइज ऑब्जेक्ट। अभी जो हम लोग f इक्वल टू r/2 प्रूव किए थे उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट चुने थे? इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ क्या लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। साइज ऑब्जेक्ट जनरली नहीं लिया जाता है। साइज ऑब्जेक्ट खास करके न्यूमेरिकल्स बनाते समय होता है, इतना सेंटीमीटर लंबा वस्तु है, उसका इमेज कैसा होगा, कहाँ बनेगा। लेकिन जनरली जितनी बेसिक थ्योरी है सब में हम लोग या तो इनफिनाइट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, यही जनरली बेसिक थ्योरी में, चाहे वो मिरर का थ्योरी हो चाहे वो लेंस का थ्योरी हो, यही पॉइंट ऑब्जेक्ट या इनफिनाइट ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। तो याद रखना इस बात को। अब देखना है यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं और अब लेंगे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 3 तरह का हो गया, इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट। बेसिक थ्योरी में याद रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनफिनाइट ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए तो ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फिगर कैसे कैसे बनाना है शुरू से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स है, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर जरा सा गलती हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है क्या है? ओ है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट जो है चला, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम ग्रीन कलर कर रहे हैं। देखिए भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो है लाइट निकल रहा है और ये लाइट यहाँ से आ गया मिरर पर, आ गया मिरर पर आ गया। अब इसका फोकल लेंथ होगा, क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये मान लिए इसका ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मान लिए इसका जो है ये फोकल लेंथ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। तो इमेज कहाँ बनेगा इसका? ऑब्जेक्ट जब सी से बाहर होता है तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट जब सी से बाहर रहेगा इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। तो इमेज जो है सी और एफ के बीच बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पर इमेज जो है सी और एफ के बीच बनेगा। तो ये यहाँ से आ गया, ये इमेज बन गया। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अब यहाँ से इसको हम लोग डॉटेड लाइन में मिला रहे हैं। ये क्या है भाई? ये नॉर्मल है। इट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। अब ये हो गया नॉर्मल। अब ध्यान दीजिए ये जो एंगल बन रहा है उस तरफ, इस तरफ जो एंगल बना ये क्या है और इस तरफ जो एंगल बना ये क्या है? तो ये जो एंगल है ये होगा आई और ये जो एंगल है ये क्या होगा? आर। ये एंगल हो गया आई और ये एंगल हो गया आर। अब यहाँ पर ये एंगल हम लोग मान लिए ऑब्जेक्ट के पास कितना बन रहा है? अल्फा, और इमेज के पास कितना बन रहा है? बीटा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास कितना बन रहा है? गामा।
क्या सबको ये दिखाई पड़ रहा है? सब सब देख लेते हैं, आप सबको दिखाई तो पड़ रहा होगा फिगर। देखिए भाई, फिगर में साफ साफ एंगल दिखाई पड़ रहा है आप सबको, अल्फा बीटा गामा। सी एंड एफ के बीच ब्यूटी रंजन, सही जवाब है आपका। यस, थैंक यू। सब सब नहीं दिख रहा है, चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं। देखिए भाई, कलर चेंज कर रहे हैं, तब सबको साफ साफ दिखेगा, गौर कीजिए। और इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम लाइन को बड़ा कर देते हैं, तब तो दिखेगा सबको। लीजिए, अब सबको बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर रहे हैं फिगर को ताकि सबको दिखाई पड़ेगा। देखिए अब ये हो गया। अब यहां से यहां आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा और इधर ही ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। अब यहाँ से ध्यान देना है, ये C हो गया, ये I हो गया, इस जगह ये जो है F हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हुआ? O हुआ। ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, और ये एंगल क्या हो गया? गामा हो गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इसको थोड़ा सा ठीक से बना दे रहे हैं यहाँ पर फिगर, ये क्या हो गया? गामा हो गया। तो देखिए, ये अल्फा बीटा गामा, ये I और ये R, अब सबको दिख रहा होगा। इस पॉइंट को हम लोग A मान लिए, ये पॉइंट हमारा P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये क्या है? M है। और ये एंगल यहाँ पर कितना बना? 90 डिग्री बना। अब देखिए, तो यहाँ पर इन ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ किए हैं AM परपेंडिकुलर किस पर? OP पर। तो AM परपेंडिकुलर, AM इज परपेंडिकुलर ऑन OP। AM परपेंडिकुलर किस पर है? OP पर। अब देखिए भाई, तो इस जगह हम लोग देख सकते हैं, इस जगह गौर कीजिए, ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये एंगल OAC, ये क्या बन रहा है? I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये CAI, ये क्या बन रहा है? OAC बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। OA, और यहाँ पर क्या बन रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ क्या बन रहा है? गामा। ये क्या बन रहा है? बीटा। और ये क्या बन रहा है? अल्फा। बहुत सीधा है, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर I और R, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं इन ट्रायंगल। अब समझते जाना है। इन ट्रायंगल फिगर हम लोग का बन चुका है। अब फिगर बनने के बाद अब ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई? ट्रायंगल होगा यहाँ पर AOC। इन ट्रायंगल AOC। देखिए, इन ट्रायंगल AOC में, AOC ट्रायंगल में, ये जरा टच कर गया, टच में ही तब होता है। इन ट्रायंगल AOC में, AOC ट्रायंगल को देखिए, ये A है, ये O है, और ये C है। इसका यहाँ पर जब इमेज है बना है, यहाँ इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बना? इमेज बना। अब देखिए AOC, इसमें AOC ट्रायंगल हम ऐसा करते हैं, आप सभी के लिए एक फिगर यहाँ पे भी बना देते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर एक फिगर हम बना दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, फिगर देखने में भी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, यही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस जगह ये एंगल क्या है?
आई है। जब बड़ा बनाए ही तो और थोड़ा सा बड़ा ही बना देते तो बढ़िया रहता जी। देखिए और थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, समझने में ठीक रहेगा। जब बना ही रहे तो दोबारा ऐसे इस फिगर से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर से बना दे रहे हैं, किसी को कोई डाउट ना रह जाए। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये लाइट गया और ये इस तरह से आया, और यहाँ पर ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है आई, और ये एंगल क्या है गामा। ये एंगल गामा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओ ए, और ये क्या है सी। अब देखिए भाई यही ट्रायंगल है ए ओ सी, यह बड़ा कर दिया यहाँ पर, यही ट्रायंगल है। इसमें ज्यामिति में पढ़े होंगे, क्लास 9 में होगा कि बहिष्य कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। बहिष्य कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो गामा है ये इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आर, आई प्लस आर नहीं, आई प्लस अल्फा। ये गामा जो है ये हो जाएगा आई प्लस अल्फा होगा। ये जो बहिष्य कोण है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अब हम लोग आई का मान निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन मान लिए इसको 1, इसको मान लिए क्वेश्चन 1। अब देखिए आगे चलते हैं, और अगला ट्रायंगल हम लोग का कौन सा है? अगला ट्रायंगल है हम लोगों का यहाँ पर अगला ट्रायंगल है, ये है ए सी आई। अगला ट्रायंगल क्या है? ए सी आई। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी आई। ए सी आई ट्रायंगल का भी फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। और ए सी आई ट्रायंगल का जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो गौर कीजिए, ये रहा और फिर ऐसे ये पॉइंट जो है यहाँ पर ए है, ये सी है और ये आई है। ये एंगल क्या है? आर है। ये एंगल क्या है? गामा है। और ये एंगल क्या है? बीटा है। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर। यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर। बहिष्य कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। बहिष्य कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस जगह कि r का मान अब क्या होगा? देयरफॉर r इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 i का मान आ गया, इक्वेशन नंबर 2 r का मान आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या पढ़े हैं? i इक्वल टू क्या होता है? r। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कर रहे हैं? i इक्वल टू r। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 2 से i का मान और r का मान हमें पता है। i का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। और r का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। r का मान कितना है? बीटा माइनस गामा, यही है ना? तो ये है गामा माइनस अल्फा और ये है बीटा माइनस गामा। इसको इधर ले आए, ये हो गया गामा प्लस गामा, और यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा, होगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए भाई क्लास 10 में जो आप पढ़े थे वो समरूपता के सिद्धांत से निकाले होंगे। समरूपता का सिद्धांत से क्लास 10 में निकाले होंगे आप लोग, लेकिन हम यहाँ पे समरूपता के सिद्धांत से नहीं बता रहे, हम यहाँ पे दूसरा मेथड से बता रहे हैं। और ये मेथड भी आपके लिए बहुत कारगर होगा, समझने में बहुत आसानी होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पर इसका जो है ये हो गया गामा प्लस गामा, ये गामा को उधर ले गए, अल्फा को उधर ले गए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है हो गया 2 गामा इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 इसे हम लोग अब मान लेते हैं 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये तो हो गया। अब फिर फिगर से चलते हैं, फिगर पे हमेशा चलना पड़ेगा। देखिए फिगर से चलते हैं भाई, फिगर पे चलते हैं। इसमें हम लोग अब अल्फा बीटा गामा
तीनों को निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों को निकालना पड़ेगा। तो तीनों को अब निकालेंगे कैसे? यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गामा है, यही है ना। तो हम लोगों के पास इस जगह स्पेस नहीं है, निकालना तो उधर पड़ेगा, या चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, इस जगह भी निकाल सकते हैं, लेकिन उधर ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए ओ एम समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ओ एम में टेन अल्फा कितना होगा? ए एम बाय ओ एम होगा, ए एम बाय ओ एम होगा टेन अल्फा का मान। तो टेन अल्फा का मान हो जाएगा ए एम बाय ओ एम। तो टेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा? ए एम बाय ओ एम। और फिर इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो टेन अल्फा का मान हो जाएगा ए एम बाय ओ एम। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इस जगह लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए एम ओ। ए एम ओ, और इसमें क्या निकल रहा है? टेन अल्फा। कितना आया जी? ए एम बाय एम ओ, यही है, ए एम बाय इतना आया। अब यहाँ से हम लोग ए एम बाय एम ओ आ गया। अब आगे देखिए, इस जगह फॉर स्मॉल एंगल का कंसेप्ट यूज होगा। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल के लिए यहाँ पर टेन अल्फा जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसका? अल्फा का। देयरफॉर अल्फा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा का मान हो जाएगा ए एम आर बाय एम ओ, ए एम बाय एम ओ। और इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या मानते हैं? इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आगे, अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल कौन सा होगा? ए इमेज के लिए, ये तो ऑब्जेक्ट का निकला, अब इमेज के लिए निकालते हैं। इमेज के लिए देखिए, ये ए ओ एम हो गया ऑब्जेक्ट का, ए आई एम, ए आई एम किसका होगा? इमेज का। ए आई एम टेन बीटा कितना होगा? ए एम बाय आई एम। इतना सा जो मान है ये क्या है? फोकल लेंथ है। इतना सा जो मान है ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। इतना सा जो मान है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इतना सा जो मान है ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। ये हो गया एफ, ये हो गया भी, ये हो गया आर और ये हो गया यू। अब देखिए, अब ट्रायंगल ए एम आई में, ट्रायंगल ए एम आई में ले रहे हैं, तो ट्रायंगल ए एम आई में आ रहे हैं। देखिए भाई, ट्रायंगल ए एम आई में क्या आएगा? इन ट्रायंगल ए एम आई क्या निकलेगा? ए एम आई में लगेगा टेन बीटा। टेन बीटा का मान कितना हो जाएगा? ए एम आर बाय एम आई, है ना, ए एम बाय एम आई। इसी तरह से एक और ट्रायंगल है और वो है इन ट्रायंगल ए, क्या नाम है उसका? इन ट्रायंगल, गौर से फिगर में देखिए, फिगर में सब है। इन ट्रायंगल ए सी एम, है ना, ए सी एम टेन गामा इक्वल टू हो जाएगा ए एम बाय सी एम। तो यहां पर ले रहे हैं, गौर कीजिए, ए सी एम में ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए सी एम क्या लगेगा? टेन गामा कितना हो जाएगा? ए एम बाय सी एम। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए भाई, ये इक्वेशन नंबर 6 निकल गया। तो इक्वेशन आ गया हम लोगों का, यहाँ पर 3 इक्वेशन आया, यहाँ पे 3 इक्वेशन आया। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, ये हो गया गामा का मान। स्मॉल एंगल के लिए इसी तरह से बीटा का मान और गामा का मान भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह बीटा का मान, तब स्मॉल एंगल के लिए कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए ए एम बाय एम आई। और इसी तरह यहाँ पर गामा का मान लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल का कंसेप्ट से बोले ही थे, स्मॉल एंगल फिजिक्स में
ऑप्टिक्स में बहुत जगह लगता है, स्मॉल एंगल का कंसेप्ट बहुत जगह लगता है। तो गामा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AM/CM। और इसे हम लोग इक्वेशन यहाँ पर ना मानकर, यहाँ पर ना मानकर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन मान लिए 5 और यहाँ पर इक्वेशन मान लिए 6। अब इस सभी इक्वेशन जो माने हैं अल्फा बीटा गामा, इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, कहाँ पर, समीकरण नंबर 3 में। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6, फ्रॉम 4, 5 एंड 6। थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं ताकि आप सभी को एक जगह दिख जाए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो यहाँ पर ये रहा इक्वेशन 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। इसका मान कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर कितना है, 2 इंटू गामा, गामा का मान कितना आया है, AM/CM। गामा का मान कितना आया है, AM/CM, है ना। ये गामा का मान है और गामा का मान कितना आया है, AM/CM। अल्फा का मान कितना है, AM/MO, ये है AM/MO प्लस बीटा का मान कितना आया है, AM/MI, ये भी है फॉर स्मॉल एंगल। यहाँ पर भी स्मॉल एंगल लगा है, स्मॉल एंगल। देखिए, तो यहाँ पर ये बीटा का मान कितना है, AM और बाय क्या है, MI, है ना। सभी का मान यहाँ पुट कर दिए। अब AM तो कट गया, तो यहाँ पर AM जो है कैंसिल हो जाएगा। ये 2AM और बाय CM, 2AM/CM यहाँ पर हो गया। यहाँ से AM हम लोग कॉमन ले लिए, AM दोनों में है, कॉमन हो गया। ये हो गया 1/MO और प्लस हो गया 1/MI, है ना। AM कॉमन हो गया तो इतना बच गया ना जी। अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल हो गया AM, तो बचा कितना, बच गया हम लोग के पास 2/CM, 2/CM इक्वल टू 1/MO और प्लस 1/MI। अब बताए ही थे फॉर स्मॉल एपरेचर के लिए ये सब थ्योरी लागू होता है। M पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, P पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे। ये का इसका काम तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर क्या होगा, M इज वेरी क्लोज टू P, ये हो जाएगा M इज वेरी क्लोज टू P। M जो है तब P के क्या होगा, बहुत करीब होगा। तो M जब P के बहुत करीब हो जाएगा, M जब P के बहुत करीब हो जाएगा तो CM को क्या लिखेंगे, CP, MO को क्या लिखेंगे, PO, MI को क्या लिखेंगे, PI। तो यहाँ पर हो जाएगा देन तब यहाँ पे लिख सकते हैं CM हो जाएगा CP, ये MO हो जाएगा PO और ये MI हो जाएगा PI। अब इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए नाउ यहाँ से लिख सकते हैं कितना है जी, 2/CM है। CM का मान क्या हो गया, CP, CM का मान क्या हो गया, CP, तो ये हो गया 2/CP, 1/MO, MO का मान कितना हो गया, PO, और PO हो गया इक्वल 1/MI, MI कितना हो गया, PI। तो यहाँ पर तो प्लस है ना, यहाँ पे है प्लस, ये 1/ कितना हो गया, PI। अब सभी का मान रख देंगे, CP, PO, PI कितना कितना है, फिगर पे चलना पड़ेगा, फिगर पे चलते हैं।
देखिए फिगर पर चलते हैं, फिगर पर आ रहे हैं हम लोग। फिगर फिगर आ जाना है जल्दी से फिगर भाई। देखिए भाई यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए क्या क्या था, पी आई कितना है बी, पी सी कितना है आर, पी ओ कितना है यू, है ना। सब इधर मापा गया है बाई ओर, प्रकाश इधर से गया, सब बाई ओर मापा गया, सब क्या हो जाएगा माइनस, तो सब माइनस हो जाएगा, तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। तो सब को हम लोग माइनस कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके उसको। देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, प्रूव होने को ही है, लास्ट है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, और ये 2/CP यानी PC ये कितना होगा माइनस आर, PO मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना है माइनस यू, और ये PI इमेज डिस्टेंस कितना है माइनस भी, है ना। सब माइनस 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 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और 2/R इक्वल टू 1/U प्लस 1/B, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया। पढ़ाए थे पीछे, आज ही पढ़ाए थे कि F इक्वल टू होता है R/2, है ना। तो और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 2/R के स्थान पे क्या हो गया 2F इक्वल टू 1/U और प्लस 1/V, है ना, 1/U प्लस 1/V। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया 1/F इक्वल टू 1/U और प्लस 1/V। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, यही निकल गया और प्रूव हो गया। इट इज मिरर इक्वेशन, यही है मिरर इक्वेशन, इट इज मिरर इक्वेशन, यही मिरर इक्वेशन है, इट इज मिरर इक्वेशन। तो ये मिरर इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी तमाम स्टूडेंट इसमें कहीं अगर कंफ्यूजन हुआ, कोई डाउट हुआ है तो बताना है। रॉकी गुप्ता, अल्फा पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है अल्फा का चार्ज, ऐसे ही यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। चलिए और कोई डाउट इसमें से है किसी को, कोई सी पॉइंट में बताइए। सोनू कुमार, नेगेटिव लेते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। सोनू कुमार, इसमें जब प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं, प्रकाश तो बाईं ओर से दिए हैं, तो जब पोल से दाईं ओर माप रहे हैं तो चिन्ह सब क्या हो गया माइनस। कल का क्लास आप नहीं किए थे, चिन्ह परिपाटी को पढ़ाए थे कल। चलिए और कोई क्वेश्चन है किसी का। अल्फा पर चार्ज पॉजिटिव होता है रॉकी गुप्ता, प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना, अल्फा का चार्ज 2 + 2e होता है। यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है किसी को मिरर इक्वेशन से। देखिए सी से ही नॉर्मल गुजारा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जब भी लेते हैं तो वो एक डिफिनिट पोर्शन पे होकर गुजरता है, और सी जो पोर्शन है मिरर के लिए वो डिफिनिट है, फोकस इधर उधर हो सकता है, लेकिन सी का पोर्शन डिफिनिट है, वो एक तरह से ऑरिजिन का काम करता है स्फेरिकल मिरर के लिए, इसलिए सी से ही गुजारा जाता है। और कोई प्रॉब्लम है किसी को। हाँ हिमांशु कुमार, अब आप कन्वेक्स मिरर में बना सकते हैं जैसे हम कनकेव में बताए, आप कन्वेक्स में आज का ये दोनों फार्मूला अपने से प्रूव कीजिए।
थैंक यू सोनूराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छी तरह समझने के लिए। थैंक यू। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।